अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कहाँ से आप वापस आए हैं जो इतना पुरजोश किस्म का? पुरजोश अस्सलाम इसलिए वालेकुम। क्योंकि जिस अंदाज में हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की इसकी लीडरशिप की पजीराई हो रही है, दुनिया सराह रही है। मतलब आप आलमी मीडिया तो देख ही लीजिए, आप हमारी नेबरहुड में जो इंडियन मीडिया है उस पे जो मेहमान आके बैठते हैं वो भी बरमला है कि आकर कहते हैं। पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हैं, उसके मोतरफ होते हैं। Although I don't want to start the show today with what is happening across the border, नहीं, but नहीं, एक across the बात border जरूर नहीं। मैं कहूंगी कि इस तरह होता है काम। मतलब अगर कोई चीज आपने रुकवानी हो ना, जंग टाइप सिचुएशन, और जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही हो, तो ये डिप्लोमेसी और ये भाग दौड़, ये कोशिशें, ये सब कुछ होना चाहिए इस टीम में। अच्छा, पाकिस्तान लिटरली अगर अरबों डॉलर भी लगाता ना अपनी पीआर स्ट्रैटेजी पे, तो जो किरदार ये अदा कर रहा है ना और जो माइलेज इस वजह से मिल रही है वो कभी हासिल नहीं However, होती। that was not the intention. The intention was and still is कि obviously peace should prevail. हमारे You खित्ते know, में भी और दुनिया lives में should भी। be saved and the livelihoods should be saved at the same time. But हुमा हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि जो अमरीकी सहाफ़ी इस्लामाबाद में कितने ही बैठे हुए हैं, काफी। वो आके ये कहते हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल ही और परसेप्शन थी। ये और परसेप्शन थी ना, ये भी एक रियलिटी है। वैसे ये इनवेरिएबली बाय प्रोडक्ट इसका ये अच्छा हुआ कि ये सारे जो आए हुए हैं पाकिस्तान, जो पहले कभी पाकिस्तान नहीं आए हुए थे और पाकिस्तान के बारे में लिखते थे, अब यहाँ बैठ के लिखें ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। परसेप्शन थी जो पाकिस्तान के बारे में थी एस्टैब्लिश्ड, वो कैसे ख़त्म हो रही है? एक तो इन लोगों के पाकिस्तान आने से, फिर पाकिस्तान के किरदार से, और जाहिर है उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है और पाकिस्तान इज नॉट वन ऑफ द मीडिएटर्स नाउ। अब तो कैरोलिन लेविट कह रही हैं कि इज द ओनली मीडिएटर नाउ। दैट्स द ओनली ऑप्शन, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। पाकिस्तान की अमन कोशिशें पूरे अरूज पर हैं और सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह सरगर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब और फील्ड मार्शल ईरान पहुंच गए और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। बड़े ही अच्छे वैसे एक्चुअली विजुअल्स थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर पर सलाह मशवरा जो है ना वो हो रहे हैं और अमरीकी सदर इशारा दे चुके हैं कि इस्लामाबाद में जल्द एक और मुज़ाकरात का दौर, एक राउंड जो है वो होने वाला है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का बयान भी कल सामने आया है और उनका कहना था, जिस तरह अब्दुल्ला भी आप भी बता रहे थे, कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत हो रही है। और उन्होंने बात किस अंदाज में शुरू की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम भी रख रहे हैं इधर। तारीफ हो गई। एक पॉइंट उन्होंने कहा जो मैं लाजमी तौर पर सबके सामने रखना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रेसिडेंट। और ये नहीं है कि प्रेसिडेंट पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और करते हैं और बारहा करते हैं, लेकिन इंटरनली जब वो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं, चाहे वो जाहिर है उन्होंने ब्रीफिंग से पहले बात की होगी कैरोलिन लेविट से या फिर न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर जिनके थ्रू ये खबर सामने आई, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन करके ये बताया कि इस्लामाबाद में ही रुक जाओ क्योंकि अगले 48-72 घंटे बड़े अहम हैं, उनसे भी उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप का तस्करा किया। और वो जाहिर है आपस में ही बात कर रहे थे ना, वो नॉट नेसेसरीली टू बी रिपोर्टेड थी। दैट इज राइट। आगे भी चलते हैं और आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत भी कर दी है और अच्छी और उम्मीद अफजा खबर कल ईरान से आई तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे और जो पहले भी थे। जेडी वैंस पर उम्मीद है कि ईरान से इस दफा बात बन जाएगी। लेकिन इन्होंने अगले हफ्ते के एंड की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वीक। मतलब ये हफ्ता तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब तो हम थर्सडे पे मौजूद ही हैं ना और पाकिस्तान की लीडरशिप जाहिर है पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दौरों पर हैं। इसके बाद वीकेंड आ जाएगा एंड द मंडे, सो वो वाले हफ्ते की बात हो रही है। और अभी वो इतना लंबा सफर करके आए थे और फिर गए। अब पता चला कि अमेरिका जाना और वापस आना कितना मुश्किल है। दो दिन तो जेट लैग में लग जाते हैं। जेट लैग में फंस गए होंगे, इसलिए उनको भी शायद टाइम चाहिए। अच्छा, जेडी वैंस को सुने, नॉट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट जेट लैग, बट सुने।
अच्छा जी, तो ये सब कुछ हो रहा है। सो अब जो भी राउंड होगा वो एक फाइनल राउंड होगा और डेफिनेटली उसमें भी एग्रीमेंट्स होंगे और लेबनान के सिलसिले में भी मुज़ाकरात हुए हैं और वहाँ से भी पुरुम्मीद हमें होना चाहिए कि सीज़फायर होगा, कोई जंगबंदी होगी और जंगबंदी होगी तो दुनिया जिस मसले में फंसी हुई है जिसका असर हम अपने आप ही देख रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल की कीमतें तो देख लीजिए, लेकिन साथ ही जो बिजली का बहरान आया हुआ है और except for Karachi and Hyderabad, rest of the country is really suffering from a lot of load shedding. शेरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। लेट्स टॉक टू हर। साबिक सफीर अमेरिका हैं और शेरी साहिबा, जरा आप व्हाट्स योर टेक ऑन द फैक्ट कि इस वक्त बड़ा ही ऑब्वियसली पिछले कुछ अरसे से बिजी टाइम तो गुजर रहा है, बट द फैक्ट कि ये वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब, तुर्की, इन सारी जगहों पे हैं, फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान, मतलब एक जंग हो रही है ईरान में और वो उधर पहुंचे हुए हैं, तो ये फाइन ट्यूनिंग हो रही है, ट्वीकिंग हो रही है एंड थिंग्स आर फाइनली फॉलिंग इनटू प्लेस। उमा के ये इस वक्त मैक्सिमम डिप्लोमेसी हो रही है। मैक्सिमम का मतलब कि हर आपका इस वक्त स्टेक होल्डर लीडरशिप का जो भी हिस्सा है वो इस वक्त स्ट्रेच्ड है। यानी कि नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर 3 जगह जाएंगे, वो अपनी एक जीसीसी में के अलावा भी एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो लगता है कि ये एक मुस्तहकम रीजनल ब्लॉक आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। ये जिन 3 ममालिक में जा रहे हैं, कतर एंड तुर्की एंड ऑफ कोर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं। फिर फील्ड मार्शल जिस तरह पहुंचे हैं तेहरान में, तो ये जाहिर है कि सारी पेशरफ्त आपकी इस वक्त उरूज पे है और तगदो है और सब इस वक्त कमिटेड हैं कि कोई ना कोई ये जो अमल शुरू किया है इन्होंने, ये वापसी पर आया। मैं अभी आपकी बात सुन रही थी कि ये शायद फाइनल पुश हो, तो मैं अभी भी कहूंगी, आई वुड कॉशन यू ऑल कि देखिए इतने देरीना मुखालफिन जो होते हैं जिस तरह ईरान और अमेरिका रहे, वो इस तरह की 10 भी मीटिंग्स हो जाएं तो ये मैं समझती हूँ फिर भी ये बेहतर होगा, क्योंकि टॉकिंग इज बेटर देन वॉर। ठीक है, इसकी जो कीमत है जंग की, वो अमेरिका पे भी दिन की बर्न रेट उनकी $2 बिलियन चल रही है जी। तो जंग की बर्न रेट बहुत हाई होती है अगर आप सिर्फ डॉलर्स में ही काउंट कर लें, लेकिन उसका एक इंसानी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। और आपने अभी बात की है कि ये हमारे मुल्क में किस तरह प्रेशर पड़ रहा है एनर्जी का, तो देखिए पूरा एशिया और उसमें साउथ एशिया खास तौर से, ऑब्वियसली एशिया ग्राउंड जीरो है इस वक्त पूरी इम्पैक्ट्स के हवाले से, और क्योंकि एनर्जी तो ट्रैफिक यही है सबसे ज्यादा। और हॉर्मोज अपनाए हॉर्मोज से 80 से ज़्यादा 82% ऑलमोस्ट पाकिस्तान का एनर्जी वहाँ से आता है। परसेंट ऑफ दैट 31% जो हम निकालते हैं उसका 81% वहाँ से आता है जी। तो ये हमारे लिए तो बहुत क्रूशल है, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के लिए भी है। वो तो वहाँ की बात आप खुद अलग भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त आपने कहा कि दो शहरों की बात की। जी मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ मेरे सेक्टर में F7 में मुस्तकिल लोड शेडिंग हो रही है जिसकी हमें आदत नहीं है, और सबको ये बात समझ आ गई है कि ये किस वजह से हो रही है और कोई कुछ कह नहीं रहा है। जाहिर है ये एक है काम जो करना है, जो हुकूमत ने रैशनिंग ऑफ सॉर्ट शुरू की भी है, नहीं करेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। अच्छा आप ये बताइएगा शेरी साहिबा कि व्हाट लेड द यूएस के वो इस मामले को अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं। कल सदर ट्रंप ने एक और इंटरव्यू में कहा कि जंग तो तकरीबन अब खत्म ही समझिए, बस अब फाइनल मराहिल में बातचीत आगे बढ़ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू तो 1990s से कह रहे हैं कि ईरान बस 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और आज 2026 में उन्होंने पुश किया और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। क्या आपको लगता है वर्ल्ड प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, उनकी जो लोकल पॉपुलैरिटी है वो डैमेज हुई, फिर जो नताइज थे वो भी नहीं मिले, रिजीम चेंज करनी थी वो तो हो नहीं सकी, What pushed him? कि आप बस खत्म करना चाहिए इसको? जी मैं समझती हूँ उनकी जो सोच है, जो जिसे कहते हैं मेथड इन मैडनेस, उनका एक नुमाया और एक इंफरादी मेथड है, और उन्होंने अपनी सोच
आपको या मुझे नहीं पता होगी, और मैं समझती हूँ बहुत सारे सफीरों को भी नहीं पता होगी कि उनकी सोच के पीछे क्या एक्शन है, क्या सोच है, एक्शंस के पीछे क्या सोच है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क के अंदर बहुत प्रेशर है। कल तो कुछ सेनेट चेम्बर्स के बाहर एक हंगामा मच गया था अमेरिका में। उनकी जो हर सेनेटर के वहाँ दफ्तर होते हैं, अनलाइक हियर, तो वहाँ तो एक ऑलमोस्ट एक प्रोसेशन बन गया था कि ये जंग जो है, जो हम पर इतनी बड़ी कीमत हमसे चुक ले रही है, उसको रोका जाए। क्योंकि इस वक्त तो ये भी वहाँ एक सोच है, इट्स नॉट जस्ट ऑयल जी, वहाँ ये भी सोच है कि हमारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बिल्कुल ही जंग ये नहीं चाहता है। वो जो लॉबी, मागा लॉबी उनकी है, जो उनको यहाँ तक लेकर आई है दूसरी दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो दे डोंट वांट वॉर। और वो तो रोज कॉस्ट गिनवाए जा रहे हैं, जाहिर मुखालफिन। अब मीडिया जो है CNN, ये तो इलेक्ट इस स्लोगन पे हुए हैं कि इन्होंने कोई जंग नहीं करनी, बिल्कुल वो तो आए, इस वोट ही उनको इस पे पड़ा और फिर आते ही उन्होंने ये शुरू कर दिया। बाय द वे, इससे पहले हम एनर्जी क्राइसिस वगैरह की बात कर रहे थे और हम टिपिकली तो अपने खिते की ही बात कर रहे थे, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूरोपियन ममालिक ने भी एक कंसोर्शियम सॉर्ट ऑफ बना लिया है, जिसमें वो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी कह रहे हैं कि वो एक इमरजेंसी सपोर्ट दें, बिकॉज हर मुल्क, इवन यूरोपियन ममालिक, इवन एज फार अगर आप आगे जाएं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक को इफेक्ट कर रही है ये बात। सो द होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड इन इट। शरी साहब, थोड़ा सा फ्यूचर का आप एक सिनेरियो हमारे लिए ब्रीफली खींच दें। ये सब कुछ हो जाता है, हाउ डू वी सी इजराइल रोलिंग बैक, इन द सेंस कि अब दुनिया को अगर गजा के वक्त नजर नहीं आया था कि इजराइल के एक्चुअली मकासद क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उधर भी मारा इधर भी मारा, अब तो इट्स वेरी ऑब्वियस टू द वर्ल्ड कि इजराइल इज, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इट्स अ बिट ऑफ ए टेरर स्टेट। तो जी बिट ऑफ तो नहीं जी, हम आप जब पैदा नहीं हुएंगी तो पाकिस्तान में 16 आने होते थे रुपये के लिए, आने होते थे 16 आने। तो आपने 16 आने वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, मेरी जनरेशन अभी भी उसे यही कहती है। और इसराइल यूसी, अगर बेस्ट केस सिनारियो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बेस्ट केस सिनारियो के कोई मोटा चीदा डील रैप अप हो जाता है, एतमाद साजी की शुरुआत होती है, टेक्निकल टीम्स काम करना शुरू कर देती हैं। फिर याद रखें 20 महीने लगे पिछले न्यूक्लियर डील में, जिसको मुस्तरद कर दिया था इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं समझती हूँ वट एवर इज हैपनिंग वो होता रहे, एक प्रोसेस होने दें, एक्सपेक्टेशन से लोड ना करें। आपका जो सवाल है ना, असल इशू स्पॉइलर वाला, वो तो यही है कि देखिए इजराइल को ये सवाल पूछना है हम सब ने, और जाहिर है अमेरिका से इवेंचुअली सारी दुनिया पूछ रही है कि ये टेररिस्ट, बिट ऑफ अ टेररिस्ट तो नहीं है। ये तो बुली है, यू आर बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक एंड नाइस टू देम। ये तो रोग स्टेट बन गई है जी, इनका कोई कानून का मतलब, वो कहते हैं कि ईरान के पास समझें न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो भाई आपके पास क्या है? आप किसी से जवाबदेह नहीं हैं, और आपकी जो जंगजू बिहेवियर है वो किसी को जवाबदेह नहीं। मतलब आपने इसी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट वुड इट बी टू मच टू आस्क कि ये जो सारे मुआहदे साइन अगर हो ही जाते हैं, अग्रीमेंट्स हो जाती हैं, तो उसमें इजराइल से भी तो रुकवाया जाए ना कि अब तुम भी ये वादा करोगे और लिखोगे कि आइंदा किसी को इस तरह अटैक नहीं करना। मतलब इजराइल पे वो प्रेशर क्यों नहीं है, और ईरान से क्यों कहा जा रहा है कि जी न्यूक्लियर आपने नहीं बनाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? उससे भी तो कोई पूछे। इस वक्त कोई मुल्क नहीं है जिसकी अमेरिका इस वक्त इजराइल को दायरे कि किसी दायरे में लाए ना, वो दायरे में बाहर रहता है। तो अब मैं समझती हूँ स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। एक चीज जो हुई है वो दुनिया में इजराइल खासा एक्सपोज हो गया, जो इनके दोस्त पहले थे। अब देखिए ना इटली ने किस तरह तोड़ा है अपना ताल्लुक डिफेंस वाला, करो उन पर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी काफी उन्होंने गर्मी सर्दी भी का इजहार किया उस बात पे। स्पेन भी साफ बात कर चुका है। तो अब बहुत सारे उनके ही ताल्लुक रखने वाले एलाइज तो वो देखते जा रहे हैं कि उनके लिए अब ये कीमती, इट्स बिकम टू कॉस्टली फॉर देम टू मेंटेन अलायंसेस विद इजराइल। तो ये रोग मुल्क जो है इसको काबू करना हर पीस प्रोसेस की, खासतौर से वेस्ट एशिया की,
एक फाइनल गोल तो होना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान पहला काम कर रहा है और ये जो इत्तेहाद बन रहा है तुर्की, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट का जिसकी आप बात कर रही हैं कि इस मामले में तो जाहिर है सरे फहरिस्त पेश नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी वी शुड लुक आउट फॉर के ये इत्तेहाद क्या शुक्रिया शरी साहिबा स्ट्रैटेजी अपनाता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे खुसूसी हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, और लेटेस्ट हम पूछेंगे। एजाज बताइएगा, इस्लामाबाद से बाखबर ज़राए और जो लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं क्या आपको बता रहे हैं कब तक मेहमानों की आमद मुतवक्के है? इस्लामाबाद में ऑलरेडी वी गॉट टू नो फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम सोशल मीडिया कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो वैसे तो अभी हुई थी, लेकिन यू नो वो सफाई सुथराई, रेनोवेशन एंड ऑल इस बात से शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इनका आना, मतलब ऑब्वियसली अब तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ फाइनल होना है। आर वी लुकिंग नेक्स्ट वीक, मिडिल नेक्स्ट वीक, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक? व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रहमान। देखिए, जो डेडलाइन है सीज फायर की वो 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, तो ये तो यही की जा रही है कि ये 22 अप्रैल से पहले किसी वक्त होगा, और ये नेक्स्ट वीक बनता है। नेक्स्ट वीक किसी भी टाइम ये हो सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों बैरून मुल्क दौरे पे हैं, सऊदी अरेबिया, टर्किया और कतर। वहाँ पे जो दौरा हो रहा है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बड़ा करीबी दोस्त समझता है, और जो भी पाकिस्तान करता है डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया को ताउन में और एतमाद में लेकर करता है। और हाल ही में सऊदी अरब ने बड़ी मदद भी की जब यूएई के पैसे विड्रॉ हुए पाकिस्तानी बैंकों से। लेकिन जो असल बातचीत हो रही है, जो असल नजरें हैं, वो दो जगहों पर है। एक है तेहरान और दूसरा है वॉशिंगटन। और तेहरान वॉशिंगटन से भी ज्यादा अहम है। और आपको पता है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने तेहरान में बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, और तेहरान में जो होने वाली मुलाकातें हैं ये अगली डेट का तयन करेंगी कि अगली डेट कब है। और ये डेट तब तय होगी जब तेहरान में होने वाली मुलाकातों में कुछ बुनियादी चीजें तय पा जाएंगी। अमेरिका ने लचक का मुजाहरा किया है और थोड़ा ईरान ने भी लचक का मुजाहरा किया है, लेकिन ज्वाइंट ग्राउंड तय करने के लिए ये मुलाकातें जरूरी है कि जब दोबारा ये दोनों फ्रीकैन आपस में मिले तो दोनों किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे। लास्ट टाइम दोनों मुलाकातें हुई थी, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वो किसकी वजह से नहीं पहुंचे? अमेरिका की वजह से नहीं पहुंचे या तेहरान की वजह से नहीं पहुंचे, ये एक अलग मामला है, लेकिन नहीं पहुंची, फैक्ट ये है। तो अब जो मुलाकातें तेहरान में हो रही हैं, सबसे ज्यादा अहम मुलाकातें ये, और ये मुलाकातें डिटरमिन करेंगी डेट का भी, और ये मुलाकातें करेंगी टोन का भी, जो कि इस्लामाबाद में सेट होगी। हाँ, होपफुल वी शुड बी, क्योंकि तेहरान में मुलाकातें अहम हैं। ऐसे वक्त में दौरा करना भी बहुत अहम है। इसका मतलब है ऑलरेडी बहुत चीज़ें तय पा चुकी हैं और बाकी कुछ चीज़ों को हतमी शक्ल देने के लिए जाया जा रहा है। फिर साथ ही वज़ीर आज़म का अलग दौरों पर होना और वहाँ से एतमाद हासिल करना। हम अभी ये जो चार मुल्की एक इत्तेहाद सा बनकर सामने आ रहा है, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है और कतर है, और इजिप्ट भी अगर आप शामिल कर लें तो चलें वो भी कर लें, वैसे इनको शामिल कर लें तो इसका किरदार भी आने वाले वक्त में बड़ा अहम हो सकता है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड बियॉन्ड। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस जो चार रुकनी क्वाड्रिलेटरल एक फोरम बनने जा रहा है, जिसमें आपने राइटली कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इसमें मिस्र है, तुर्की है, ये बड़ा अहम है। लेकिन देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अहमियत इस चार रुकनी इत्तेहाद में भी पाकिस्तान की है। True. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान जो है वो सिर्फ एक मुल्क से प्रॉपरली बात कर रहा है। और आपको पता है कि मैं जब ये सारा वफ्द आया हुआ था यहाँ पर, मेरे वफ्द के मुख्तलिफ अराकीन से बातचीत हुई। एक उनके सीनियर प्रोफेसर हैं जो वफ्द में आए हुए थे, वो उनकी IRGC के ब्रेन्स में से एक समझे जाते हैं, प्रोफेसर मरांडी, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया। तो उनकी जो ईरान की सोच है इजिप्ट के बारे में, या उनकी जो सोच है टर्किया के बारे में, वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है, वो उन पे एतमाद नहीं करते। और अभी लेटली मैंने
ईरानी हुकाम से बात की, राब्ता किया और उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि देखिए आप बताएं कि आपकी तरजीह क्या है, मुज़ाकरात कहाँ हो। उन्होंने कहा जी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। चलिए, पता है अच्छा एजाज, हम इस पे अगली बात करते हैं। मुकम्मल कर लेने दें जी, एक लाइन मुकम्मल कर लेने दें। देखिए जो फ्रांस के सदर मैक्रोन है और बरतानवी गवर्नमेंट वो भी मैदान में है, वो चाहते हैं मुज़ाकरात फ्रांस में हो या लंदन में हो, लेकिन ईरान जो है वो चाह रहा है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो। तो बाकी पावर्स भी आ गई हैं पाकिस्तान के पीछे पीछे। और अब तो व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर इन दिस सिनेरियो। एक नई जगह क्या खोलना, और ये बात मेरा ख्याल है काफी एस्टैब्लिश हो गई है। हम अभी इससे पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो एजाज बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जिस तरह नाम उभर कर सामने आ रहा है, पाकिस्तान के बारे में लोग जान रहे हैं और इतने मुस्बत अंदाज से जान रहे हैं, ऐसा हमने बहुत दिहाइयों बाद देखा है। और अगर हम लिटरली कोई बिगेस्ट पीआर फर्म भी हायर करते तो अपने लिए इतनी अच्छी पीआर नहीं कर सकते थे जितना हम पीस के लिए काम करके ये अचीव कर रहे हैं। That is not the primary established. That is not the primary goal. We are talking about peace and लाइव्स एंड लाइवलीहुड। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इतने इस्लामाबाद में लोग मौजूद हैं, जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट की वो रिपोर्टर भी हैं जिनसे सदर ट्रंप ने बात की और कहा कि अभी आप रुक जाइए, और भी हमें पता लग रहा है कि थिंक टैंक्स मौजूद हैं अमेरिका से भी, ईरान से भी। आपकी जाहिर है आप एक अहम सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद की, आपकी मुलाकात होती होगी, क्या इंप्रेशन मिल रहा है आपको वहाँ पे लोगों से बात करके जो इन दिनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान में वक्त गुजार रहे हैं? तो देखिए CNN के हमारे कलीग्स हैं जो आए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। इसी तरह बाकी जो इंटरनेशनल इदारे हैं, अल जजीरा हो गया और बाकी इंटरनेशनल इदारे हो गए, उनसे बातचीत हो रही है। देखिए ओवरऑल जो मीडिया फर्टिनिटी है वो बड़ी पॉजिटिव दिख रही है, बल्कि आप सुन के हैरान होंगे कि हम तो एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के, और हम एक पॉजिटिव टोन बता रहे थे जो कि हमें बताई जा रही थी, ऑफिशियली बताई जा रही थी कि ये पॉजिटिव टोन है। हैरान कुन बात ये थी कि यहाँ पर जो मौजूद थे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, यानी कि अमेरिका से आए हुए जर्नलिस्ट जो कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के करीब जाने जाते हैं, ईरान से आए हुए जर्नलिस्ट जो ईरानी रजीम के करीब जाने जाते हैं, वो दोनों अतराफ भी पॉजिटिव एक होप दे रहे हैं। और जब ये पहले मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला तो एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड, सब बड़े मायूस हुए थे। और अभी फिर जब मेरी कल भी मुलाकातें हुई हैं कुछ यहाँ पे, तो अभी दोबारा वो बड़े होपफुल हैं और उन्हें यकीन है कि इस दफा कोई ना कोई जो जिसे कहते हैं नतीजा जरूर निकलेगा। और तमाम के तमाम पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा एटमॉस्फेयर दिया, हॉस्पिटलिटी बड़ी दी, और पाकिस्तान की रियासत ने, देखिए बहुत सारी तनकीद हुई यहाँ पर वजारत इत्तलात के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आपने यहाँ पर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया था, बिल्कुल ठीक बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। और इस बात की जितनी भी तारीफ की जाए अता तारड़ की, उनकी सेक्रेटरी की और PIO की, मुबशर की, इन तमाम लोगों की सारी टीम, नो डाउट इट वाज एन एफर्ट, बल्कि हम तो कहेंगे इट वाज लाइक अ प्रोजेक्ट एंड अ हाफ टू वर्क ऑन दिस, अटेंशन टू डिटेल। कॉफी के जो स्टिकर थे ना, वो मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त हाईलाइट थे। नहीं, बहुत सी चीजें थी, बट वी आर लाइक दैट। ये हमने कोई हटके कोई काम नहीं किया था। कोई भी आए ना हमारे मेहमान तो वो इसी तरह ही फील करते हैं। एनीवे, सियासी मामलात के बारे में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयाँ और इख्तलाफात पार्टी के लिए पहले भी मसला थे, अब और बड़ा मसला बने। अच्छा सॉरी, ये वो वाला मसला नहीं है। जब भी हमारी बात हुई है उनके किसी भी लीडर से ऑन आवर शो, भी काफ़ी अरसे से वैसे नहीं हुई, तो हमेशा ये कहते हैं कि जो भाइयों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फैमिली के अंदर भी हो जाती हैं, इट वॉज नेवर लाइक दैट। एंड अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब उसको ये कह के ढापा नहीं जा सकता। फैमिली के अंदर जिस फैमिली के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, वो फैमिली फिर एक यूनिट रहती भी नहीं है, वो डिसइंटीग्रेटेड सी रहती है। हाँ, तो अब वो वाला एग्जाम्पल चलता भी नहीं है। इमरान खान की रिहाई का इशू हो या हुकूमत के साथ मामला तय करने का, पार्टी अब तक कोई वाज़े लाहे अमल बनाने में नाकाम है और इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि बानी PTI की बहनें अपनी ही पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। और पहले साबिक वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर की पार्टी वफादारी पर शक किया जाता था और आजकल सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा निशाने पर हैं। आजकल नहीं, वैसे वो कुछ अरसे से हैं और कुछ जो है सुहेल आफरीदी को भी माफ़ नहीं करते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले रावलपिंडी का जलसा मंसूख करने पर भी पार्टी क़यादत को बुरा भला कहा जा रहा था। आपको याद ही होगा क्या कहा था? अलीमा खान तो आपको पता है सलमान अकरम राजा से पार्टी छोड़ने का मुतालबा भी कर रही हैं। सलमान अकरम राजा के सब्र का भी पैमाना कल लबरेज हो गया और लिटरली जिसे कहते हैं ना वो फट पड़े। और उन्होंने क्या कहा, इमरान खान की बहनों को सियासत की कोई समझ नहीं। उन्होंने कहा कि दोबारा अपना इस्तीफा इमरान खान को भिजवाने का वो सोच रहे हैं, ऐलान कर दिया। उन्होंने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मौके पर पार्टी की जानिब से पिंडी जलसा मंसूख करने के फैसले का दिफा भी किया और साथ ही ये भी कहा कि मैंने पहले तो कभी नहीं की, लेकिन कैटेगोरिकली मैं बात बता रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा था कि कभी भी सियासी फैसलों में अलीमा खान की राय ना लेना। तो उन्होंने बहुत ही कुछ कह दिया, सुने। मैं भेजता हूं हर ओहदे पर, किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं हुई, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या आके मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे, और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने एक जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। और ये बात खान साहब ने कई बार मुझे कही कि कभी भी सियासी फैसलों में अलीमा के ताबे ना होना। ये बात मैं आज पहली बार खुल के कर रहा हूँ। बिल्कुल एक लाया अमल तय होगा, हो रहा है, जो कुछ मुमकिन है वो हम कर रहे हैं। देखिए 9 अप्रैल का जलसा मंसूख करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। खान साहब ने वही फैसला खुद किया इंडिपेंडेंटली जेल में। सलमान सफदर ने आके हमें यही बताया कि उनका यही फैसला है। उस वक्त तक हम फैसला कर चुके थे और ये फैसला इसलिए किया गया कि सफारतकार 9 अप्रैल से इस्लामाबाद आ रहे थे। इस पूरे इलाके को पुरअमन होना था। ये हाई सिक्योरिटी जोन था। यहाँ पे सहाफ़ी पूरी दुनिया से आ रहे थे। इस सदी की सबसे बड़ी, सबसे अहम कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्किद होने जा रही थी, तो किस तरह हम उसमें हायल होते। वैसे किसी के लिए भी ये बात समझना कितना मुश्किल काम है कि लिटरली ये ठीक कह रहे हैं, इस सदी की सबसे बड़ी और अहम बैठक इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होने जा रही थी। इसमें अगर पीटीआई मतलब ये चाह रहे थे, आप ये माइंडसेट चेक कीजिए कि बाज़ लोग ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर रोड़े अटकाए। कौन लोग हो, क्यों भाई? खैर एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव you know words to make your opinion। हम अपने रिपोर्टर से बात करते हैं। शबीर डार, नुमाइंदा जियो न्यूज़ रावलपिंडी, हमारे साथ हैं। शबीर डार, अब ये बातें जो है ना, ऑब्वियसली बीच में इख्तलाफात भी थे और ख़ास तौर पे खान साहब की बहनों की वजह से काफ़ी मुश्किलात बाकी पार्टी लीडर्स को होती रही हैं। इतना खुल के सलमान अकरम राजा साहब का आ जाना सामने और अंदर की बातें बता देना कि खान साहब ने भी उनको ये कहा हुआ है कि उनकी ना सुनना, क्या हो रहा है वहाँ? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त मजमूई तौर पर जो फैसला साजी के हवाले से जो मामलात है उस पर तो शदीद इख्तिलाफात हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं वो उनकी मुख्तलिफ राय है। इमरान खान साहब की रिहाई का मसला हो, उनके केसेस का मसला हो, या मजमूई तौर पर पार्टी पॉलिसी का जो मामला है उस पर शदीद इख्तिलाफात हैं। और अलीमा खान इस सारे मामले पर हावी नजर आती हैं। अलीमा खान और उनकी बहनों की तरफ से ये कोई पहली दफा पार्टी लीडरशिप को चार्जशीट नहीं किया गया है। आपको याद होगा इससे कबल भी, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ ही बैठकर अलीमा खान ने अभी हालिया इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने तमाम लीडरशिप को चार्जशीट किया था। उन पर इल्जाम आयद किए थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से वो कोई लाएअमल नहीं दे रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं, ना आगे आ रहे हैं। तो लिहाजा जो कल का जो एपिसोड है, जो सलमान अकरम राजा साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हालांकि मैं दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि सलमान अकरम राजा साहब अभी तक अलीमा खान के कैंप में ही शुमार किए जाते थे। वो चाहे अडियाला जेल के बाहर धरनों का मामला हो, या सेहत का मामला हो, या इसी तरह एहतजाज का मामला हो, तो सलमान अकरम राजा साहब अलीमा खान साहिबा के साथ साथ होते थे और ये तासुर दिया जाता था कि सलमान अकरम राजा साहब अलीमा खान साहिबा के कैंप में। लेकिन कल जब उन्होंने
बड़ा अग्रेसिवली अलीमा खान साहिबा पर एक तो इल्जामात भी आयद किए कि वो सियासी फैसलों में हावी होने की कोशिश कर रही है। तो ये इस बात का इससे ये बात साफ जाहिर है कि जो पार्टी की लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है, वो अलीमा खान साहिबा को अब पार्टी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देना चाह रही है। इसी तरह जो महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब को मैंडेट दिया गया था मुज़ाकरात का, फैसलों का, वो भी पीछे हो गए। और आपने देखा होगा कल सलमान अकरम राजा साहब ने एक दिलचस्प बात ये भी की कि हमने महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब को अब वापस लाना है। यानी इमरान खान साहब ने जिन दो लोगों को इख्तियार दिया था मुज़ाकरात का, वो अब पीछे हो गए हैं। वो उनके सामने भी हर्डल्स है यही कि जब वो कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी हुकूमती शख्सियत से मिलना चाहते हैं या किसी से मुलाकात होती है उनकी। अच्छा, अगर ग्रुपिंग की बात करें शब्बीर, अगर ये तासुर था कि सलमान अकरम राजा उसी ग्रुप से हैं, मतलब अलीमा खान वाले ग्रुप से हैं, अगर ये भी अलग हो गए, इससे पहले भी कुछ लोग अलग हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर के बारे में भी आपको पता ही है क्या तासुर है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, लेकिन फिर अलीमा खान के साथ कौन कौन उसी सफ में आपको खड़ा नज़र आ रहा है? क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो अलीमा खान ग्रुप का हिस्सा हैं? एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, इन्होंने कहा ना कि सदी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो इस्लामाबाद टॉक्स की ये बात कर रहे हैं, हम कैसे हाइल हो जाते? तो क्या पार्टी में वाकयातन संजीदा तौर पर ये सोच थी कि इस्लामाबाद पिंडी जलसा मनसूख नहीं होना चाहिए और इस मौके पर पीटीआई को ये एहतजाज, ये जलसा करना चाहिए? मतलब देयर वर पीपल हु वर थिंकिंग लाइक दैट। हु वर दोस पीपल? देखें, अलीमा खान से हमारी बात हुई है कल जब सलमान अकरम राजा साहब ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद हमारी अलीमा खान से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर जलसा मनसूख करना ही था पीटीआई ने, तो पीटीआई को कम से कम हुकूमत के साथ ये नेगोशिएट करना चाहिए था कि अगर हम जलसा मनसूख करें तो इसके बदले इमरान खान साहब का इलाज या उनसे किसी तरह की मुलाकात भी मुमकिन हो सके। लेकिन पीटीआई ने ये नेगोशिएट नहीं किया, ना बार्गेन किया। लिहाजा इसी वजह से जो पॉलिटिकल कमेटी, जो सियासी कमेटी है पीटीआई की, जो उन्होंने जलसा मनसूख किया, इस पर हमें हैरानी हुई, फैमिली इस पर परेशान है। बेसिकली मसला यही बना हुआ है कि जब गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस थी या जो डायलॉग हो रहे थे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, तो उस पर जब पीटीआई ने एक दिन पहले जब ये जलसा मनसूख किया तो 9 अप्रैल का जो पिंडी में था, तो उस पर जो है फैमिली की तरफ से ये रिजर्वेशंस आई कि अगर ये जलसा मनसूख करना ही था तो हुकूमत के साथ इस पर नेगोशिएट करना चाहिए था, इमरान खान साहब से कम एक मुलाकात होनी चाहिए थी। और आपको याद होगा सलमान सफदर साहब की भी एक मुलाकात हुई है हालिया, उस हवाले से भी पीटीआई का ये कहना है, बैरिस्टर गौहर खान साहब से हमारी बात हुई, सलमान अकरम राजा साहब से हुई, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की तरफ से भी ये मैसेज आया था कि जलसा मनसूख करें क्योंकि ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही, तो ये मुनासिब नहीं है कि हम इस वक्त पर कोई एहतजाज करें या जलसा करें। लिहाजा पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि एक तो सियासी कमेटी का फैसला ये था कि जलसा नहीं करना, ये मुनासिब नहीं होगा, इमरान खान साहब का भी यही मैसेज था। लेकिन अब फैमिली की तरफ से जो इस पर जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और जो ये कहा अलीमा खान साहिबा की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि जो हमारी लीडरशिप है, जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो हुकूमत की सहूलत कारी कर रही है बजाय इसके कि वो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करे। ये बड़ा एक जी शबीर, ये एक सेंसिबल ऑब्वियसली एक मैच्योरिटी है कि वाकई ये मतलब सम थिंग्स आर बिगर देन योरसेल्फ इन योर पार्टी एज वेल। और जो हो रहा था इस्लामाबाद में इतना बड़ा नेगोशिएशन, मतलब एक टॉक्स के लिए उन्होंने पूरा शहर जो है, पूरा मुल्क ही ऑफर किया हुआ है कि आए और यहाँ बैठ के कर लें। दैट इज अ वेरी सेंसिबल थिंग। बट बहनों के पास भी एक पॉइंट जरूर है कि शायद इसको थोड़ा सा तो बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, एंड दे शुड हैव परहैप्स गॉटन समथिंग आउट ऑफ इट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो शायद बात ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, शायद हुकूमत मान भी जाती कुछ करने को। हाउएवर सलमान अकरम राजा अब किधर स्टैंड करते हैं, क्योंकि इतना कैटेगोरिकली कह देना कि मैं तो चाहता भी नहीं था ये पोजीशन, मैं तो 1000 दफा ये चाहता हूँ कि मैं ये छोड़ दूँ एंड ऑल दैट, और अब ये भी बता दिया कि मेरी बन ही नहीं रही बहनों के साथ और बहनें जो हैं वो बहुत आगे आगे हैं, तो where does it leave him?
देखें, जिस तरह अलीमा खान के बारे में ये तासुर है कि वो मुसलसल सियासी फैसलों पे और पार्टी फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब के बारे में भी ये एक तासुर कायम हो गया है पार्टी के अंदर भी बाहर भी कि वो जज्बाती फैसले करते हैं। और हमने देखा है कि माजी में भी जब आलिया हमजा को पंजाब पीटीआई पंजाब का सदर मुकर्रर किया गया और इसी तरह बाकी मौकों पे भी हमने देखा अक्सर मौकों पे कि सलमान अकरम राजा साहब जज्बाती स्टेटमेंट्स देते हैं लेकिन बाद में वो माजरत भी करते हैं और ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी सियासी सोच, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब का ये मौक़िफ़ है कि अलीमा खान को सियासी समझ बूझ नहीं है, इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब के बारे में भी ये तासुर है कि वो सियासी जो है सोच बूझ नहीं रखते। यही वजह है कि बार बार पार्टी के अंदर और फैसले साजी के हवाले से मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। और जी शबीर, यानी एक ज़रा इमोशनल फैसले होते हैं और एक जो हैं उनको कुछ खास इस तरह पॉलिटिकल समझ बूझ नहीं है। इट इज़ अ सिचुएशन ओवर देयर। अच्छा, अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था ना तो मुल्क भर में एक बारिशों का एक सिलसिला चल रहा था और अप्रैल और लगता था कि बड़ा सुहाना किस्म का मौसम हो गया एंड एक्चुअली इट वर्कड आउट वेल। और फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा था, लोग आए तो मौसम भी अच्छा था, बाहर भी थी, बड़ा अच्छा लगा। अब गर्मी हो रही है, अब बारिशें ख़त्म हो गई हैं और गर्मी आनी ही थी और गर्मी आनी भी चाहिए। मतलब गर्मी के मौसम में गर्मी आनी चाहिए, सर्दी के मौसम में सर्दी आनी चाहिए। हमारा बारिशों से और अच्छे ठंडे मौसम से रोमांस अपनी जगह, लेकिन ये हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है। एक वेदर पैटर्न है जो कि उस हिसाब से ही चलना चाहिए। पारा बढ़ रहा है, अचानक बढ़ रहा है, इतना बड़ा है कि सब हिलकर रह गए हैं। कराची और लाहौर की बात करें तो कल 40 डिग्री के करीब था दर्जा हरारत। लोड शेडिंग की परेशानी अलग है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसमें हम बहुत तफसील से बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से भी शायरी साहिबा बता रही थी कि F7 में वो रहती हैं और कितनी शदीद लोड शेडिंग वहाँ पे भी हो रही है। CNN के एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनकी एक रिपोर्ट देख रही थी और वो भी पॉइंट आउट कर रहे थे टू द फैक्ट कि ये अक्सर जो होता है बहुत ही उजागर और रोशन और रात को बड़ा इस किस्म का होता है, लेकिन अभी अंधेरा है, सो सीरियस लोड शेडिंग हो रही है। बट कमिंग बैक टू मौसम, आपको बता दें महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल में कुछ हल्की बारिशों के बाद थोड़ा पारा जो है वो कम होगा, लेकिन ये बारिशें ख़त्म हुई तो एक बार फिर शदीद गर्मी हो जाएगी। ये है सूरत हाल। अच्छा, गर्मी की बात होती है ना तो रॉ गन्ने के जूस ये चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। अच्छा, कराची के हवाले से मौसम के का बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। उनीबा बताएं। कराची में अप्रैल के आगाज में मौसम काफ़ी अच्छा रहा, गैर मामूली बारिशें हुई तो हमें लग रहा था कि पूरा अप्रैल ही अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन अब अप्रैल ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। इन दिनों कराची में दिन में मौसम गर्म रहता है, आसमान की जानिब देखें तो ना बादल होते हैं और ज़मीन पर देखें तो दरख्तों की भी कमी है। यही वजह है कि जो सूरज की तपिश वो बराह रास्त ज़मीन पर पड़ रही होती है और दिन में मौसम काफ़ी गर्म महसूस होता है। इन दिनों जो दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जो सुबह का दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी कराची में मौसम दिन में गर्म रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कराची में समुद्री हवाएं चलती रहती हैं। 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलती रहती हैं। दिन में इन हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब तो ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि जो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत है वो बढ़ जाती है, लेकिन शाम में यही हवाएं हैं जो कराची के मौसम को काफ़ी बेहतर रखती हैं। समुद्री हवाओं को कराची की लाइफलाइन कहा जाता है और इन्हीं हवाओं की वजह से कराची में शामें काफ़ी बेहतर गुजरती हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम में बेहतरी का इम्कान नहीं है, क्योंकि अप्रैल में आमतौर पर ऐसे ही मौसम गर्म रहता है और मई के महीने में इससे भी ज़्यादा गर्म हो सकता है और हीट वेव का इम्कान भी मौजूद है। मैं उनीबा के लिए डर गई थी, पीछे से एक मोटर बाइक उनीबा खैरियत से। शुक्रिया उनीबा आपका। लेकिन हम कुछ बातें दोबारा से दोहराएंगे तो नहीं भी है, अदर पर्सपेक्टिव्स एज़ वेल। आपको पता है कि हम चलिए सम अप करने चीज़ें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम दौरा है तेहरान, वो वहाँ मौजूद हैं। फिर सऊदी अरेबिया पे मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से जद्दा के लेटेस्ट शॉट्स हैं। तर्जुमान वाइट हाउस का ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान ही मेन मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है और उन्होंने मेंशन किया है बात करते हुए, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और कैरोलिन लेविट जो हैं उन्होंने कहा कि ये बात मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रेसिडेंट ट्रंप। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा गए, मस्जिद नबवी गए और वहाँ पर रोज़े पर हाज़िरी दी। उनके साहबजादे भी उनके हमराह हैं।
और इसके बाद वज़ीर आज़म ने तुर्की भी जाना है और कुछ दीगर ममालिक का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया तो जाना ही है। तुर्की में भी एक नशिस्त तय है और इस बारे में क्या अपडेट्स हैं ये तो हम आपको बताते ही रहे हैं। और ऑब्वियसली वी हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स इन द पास्ट आवर, लेकिन आपको पता है हम हमेशा एक अमेरिका से भी पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म के साहबजादे नहीं थे, मियां नवाज शरीफ के साहबजादे थे। यस, सो ओह हाँ, एक्चुअली आई डिड थिंक दैट, बट एनीवे हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नईम ज़फ़र हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से हमें ज्वाइन करते हैं और हम इनसे हमेशा एक अमेरिका की साइड का पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। प्रोफेसर साहब, इस्लामाबाद डायलॉग के बाद कोई एलामिया सामने ना आना ये शकूक पैदा करता था कि शायद कोई डायलॉग डेडलॉक जो है वो बन गया है, लेकिन अब भी पैगामात का तबादला जो है वो जारी है और बाकी आप हमारी डिप्लोमेसी पाकिस्तान में तो देख ही रहे हैं, मैसेजिंग भी हो रही है, इधर से उधर बातें भी हो रही हैं, तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात ठीक ट्रैक पर हैं। अमेरिका में क्या बातचीत चल रही है? बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने भी लास्ट टाइम हमने बात की थी, प्रेडिक्ट किया था कि मुज़ाकरात ये फेल नहीं हुए। मुज़ाकरात इस तरह शुरू होते हैं, दोनों पार्टीज अपने आप को समझ गई कि क्या पोजीशन है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब दोनों पार्टीज घर गई हैं मशवरा करने। आप देखें जो पाकिस्तान का रोल इज कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए हैं सऊदी अरेबिया, हमारे फील्ड मार्शल पहुँच गए हैं ईरान, बातचीत हो रही है। तो ब्रेक थ्रू हमारी प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशन में है। हम समझते हैं कि फटाफट एक ज़माने में एक 2-3 दिन में मुज़ाकरात ख़त्म और सक्सेस हो जाएगी। ये डिप्लोमेसी टेक्स टाइम, सो डिप्लोमेसी फुल स्केल 100% हो रही है एंड वी शुड जस्ट लोअर आवर एक्सपेक्टेशन कि कब इसकी आउटकम होगा। आउटकम मेरे ख्याल में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के दरमियान में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सब पॉस्चरिंग हो रही है, सब नेगोशिएशन हो रही है, पाकिस्तान सेंट्रल रोल अदा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर, बड़ी अच्छी बात है कि पॉइंट आउट कर दिया है, बिकॉज हम भी बड़े अरसे से यही कह रहे हैं टू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आउटकम एंड अ सिग्नेचर एंड पूरा मुआहिदा फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग। ये नहीं होने वाला था, ये एक्सपेक्टेशंस लोअर करने की जरूरत है, लेकिन वी आर ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और मुख्तलिफ ज़राए से आपको पता है प्रोफेसर साहब, मुख्तलिफ खबरें थी कि एक्चुअली मसला कहाँ कहाँ आया। ईरान आपको पता ही है, हम सबको मालूम है, संजीदा है, मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए तैयार है। अमरीका भी हम यही तासुर लेते हैं कि लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। खलीजी ममालिक ने भी लचक दिखाई है। अब बात आकर अटकती है इजराइल पर और इजरायली एक्शंस पर। पहले भी लेबनान वाले मामले पर ईरान कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या अब अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करने की गारंटी देने की पोजीशन में है? इसराइल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई भी कंट्रोल कर सकता है वो अमेरिका कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पैसे अमेरिका से आते हैं, असलहा अमेरिका से आता है। जैसे आपको भी देखें ना, कोई बच्चा हो तो कुछ बदतमीज़ बच्चे भी होते हैं जो अपनी बात नहीं माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन एंड ऑफ द डे द ओनली कंट्रोल वही होता है कि माँ बाप का जिसने पैसे देने हैं वही कंट्रोल करेगा। तो आपकी बात सही है कि उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की है और नुकसान किया है, लेकिन उनके भी समझ लेंगे उनके पास असला ख़त्म हो रहा है, उनकी सपोर्ट इंटरनेशनली ख़त्म हो रही है। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देखते हैं इसराइल की एट्रोसिटीज़ कितनी गलत हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उसकी ज़रा सपोर्ट कम हो गई है, अमेरिका में भी कम हो गई है। तो आप देखते रहें कि आई थिंक इसराइल कंट्रोल में आ जाएगा। अभी तो बदतमीजियाँ कर रहा है, लेकिन ट्रंप कंट्रोल उसको करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब ये बताएं कि जो जंगबंदी जारी है उसमें अगर किसी का किरदार सबसे नुमायाँ और सबसे ज़्यादा नतीजा खेज नजर आता है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया देख रही है, हमें कुछ कहने की खास ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ही वक्त में सबको एंगेज भी कर रहा है, सब बात भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान के इस किरदार और इस नई आलमी अहमियत को अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कैसे देख रहे हैं इसको? अमेरिका के मौजूद पाकिस्तानी इसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म इज द वर्ड, क्योंकि पहली दफ़ा 20, 20, 30, 40 साल के बाद हमारी कोई इज्जत हो रही है। हम सेंट्रल लोकेशन में हैं, हम डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि ये आसानी से अमेरिका जैसे है आजकल की वाइट हाउस, उनकी अलीजेंस वेरी क्विकली चेंज हो सकती है। हमें कॉशियसली काम करना है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। पाकिस्तान का किरदार और स्टैचर बढ़ा है, लेकिन इसके इस ऑन वीक ग्राउंड्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टर्म। हाउएवर अमेरिका अपना स्टांस चेंज कर सकता है, लेकिन सडनली वो
दुनिया की नजरों में पाकिस्तान तो नहीं बदल जाएगा। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है वो तो दुनिया को नजर आ रही हैं, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज दैट इज वेरी इंडिविजुअल और सेपरेट फ्रॉम व्हाट अमेरिका इज डूइंग। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे और सर्टनली और भी बहुत से मामलात हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। भारत के खिलाफ जंग जीतने के बाद पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर जिस तरह उभर कर सामने आया है, जिसे कहते हैं ना, अगर आज भारतीय या पर्टिकुलरली भारतीय मीडिया में कुछ बैठे लोग खुश नहीं हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने करियर का और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी सबसे बड़ा ब्लंडर किया था ऑपरेशन सिंदूर करके, जिसका नुकसान वो आज तक भुगत रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की भी बात में पाकिस्तान का नाम ही सर फहरिस्त है। इसकी कोशिशें दुनिया तस्लीम कर रही है। अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से $2 अरब के फंड्स मौसूल हो गए हैं, लेकिन अस्करी और आलमी सफारतकारी के मास पर पाकिस्तान की कामयाबियां अपनी जगह, मईशत के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। मुल्क में सरमायाकारी का फुकतान है। हुकूमत भी समझती है कि जब तक मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को नहीं बढ़ाया जाएगा, तेज रफ्तारी से मौशी ग्रोथ नहीं होगी। और प्लीज बराए मेहरबानी बाहर से पैसा लाने वालों के लिए आसानियां पैदा करें। यस प्लीज। अफसोसनाक बात यह है कि कुछ अनासिर अपने मुल्क को तरजीह देने के बजाय अपना सरमाया जो है वो बैरून मुल्क भेज रहे हैं। और वजारत दाखिला के मुताबिक 3 साल में $100 अरब पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। ये बड़ी सीरियस बात है। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा कि मनी चेंजेस के किरदार पर भी उन्होंने शदीद सवालात उठाए और एक्चुअली फिर उस पर बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जो काम बैंक कर सकता है तो फिर मनी चेंजर क्यों बैठा हुआ है बीच में? पहले क्यों नहीं सोचा? एनीवे ये सुने उन्होंने क्या कहा, सुनिए सर। हम सारे कहेंगे कि नहीं मनी चेंजर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे हैं। आप बैंकों में जाएं, बैंकों से जाके कहें कि हमारा पैसे चेंज करें, पैसे लें, बैंक अकाउंट रखें, आपको मनी चेंजर्स की जरूरत नहीं है। मनी चेंजर्स हमने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं माजरत के साथ कि हम अपने पैसों का बंदोबस्त कर सकें। मैं DGFIA से यही बात कर रहा था कि अब और इस टाइम हमने कराची में 6-7 इन्होंने मुझे अपडेट किया है, बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनकी इस तरह की ट्रांजेक्शन पकड़ी हैं। उनके साथ मैंने इनको कहा कि बिल्कुल कहीं पर कोई रियायत नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अगर इन हालात में भी कोई इस तरह करके पैसे भेज रहा है तो वो माफ़ी का हकदार नहीं है। लेकिन मसला हमें पता है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग की है कि आप इनसे पूछें कि ये मनी चेंजर्स क्या कर रहे हैं, मनी चेंजर्स के थ्रू हमें क्या फ़वायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और ये काम हम बैंक से क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए कारोबारी तबके को 1.5 साल के लिए टैक्स छूट समेत दीगर रियायत की पेशकश भी की, लेकिन मनी चेंजर्स के किरदार और कारोबार पर वज़ीर दाखिला के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात की कोई बुनियाद तो होगी। और क्या वाकई बैंक्स के होते हुए मनी चेंजर्स की कोई ज़रूरत है कि नहीं है? और इस पे बात होनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, और ये जो हम जो $100 अरब की बात कर रहे हैं ना, ये वज़ीर दाखिला ने कोट किया था जो उन्हें बताया जा रहा है सर्टनली, और साथ ही उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से भी ये कहा था कि बजट से पहले इसका 20 से 30% वापस आना चाहिए मुल्क में। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने वक्त दिया। मिफ्ता साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला ये समझते हैं या उन्हें ब्रीफिंग दी गई या उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान में करेंसी चेंजेस के मुस्तक़बिल जो हैं उस पर ज़रा सोचना चाहिए, सोच विचार होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हम आपसे भी ये समझना चाहते हैं, ये बड़ा अहम इशू है, क्यों है मनी चेंजेस, क्या ज़रूरत है इसकी? हुकूमत अगर इसके बारे में कोई रिफॉर्म्स करना चाहती है, स्टेट बैंक हुए या फाइनेंस मिनिस्टर साहब हुए, ये इसके बारे में बिल्कुल इसको स्टडी करें। अगर इनको लग रहा है कि मनी चेंजर्स की वजह से मुल्क से ज़रा मुबादला बाहर चले जाता है और अगर इसकी वजह से हवाले या हुंडी वगैरह में बढ़ोतरी आती है तो उसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जितने अब मनी चेंजर्स हैं ऑफिशियल, इसको ख़त्म करने से कोई बेहतरी नहीं होगी, क्योंकि जो जेन्युइन डिमांड होती है वो होती है और लोग ज़रिया ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहरहाल इसको स्टडी कर सकती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा मिस्टर साहब, और ये हम क्वेश्चन अभी सवाल उठा भी रहे थे कि जब ये कहा जाता है कि मनी चेंजर्स जो भी काम कर रहे हैं वो तो बैंक भी कर सकते हैं, तो बहुत से बैंक्स तो ये काम कर रहे हैं, तो इन बैंक्स की मौजूदगी में करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं उनकी क्या ज़रूरत रहती है? बैंक्स के अपने चार्जेस होते हैं, बैंक्स में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होती है,
थोड़े से नखरे होते हैं, मनी चेंजर्स थोड़ा सा आसान कर देते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप बैंकों को रिक्वायर कर दें कि उसके अंदर कई ब्रांचों से मनी एक्सचेंज का काम हो और फिर मनी चेंजर्स को बंद कर दें। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अगर किसी को पैसा पाकिस्तान के बाहर भेजना होता है अनऑफिशियली या किसी को अनऑफिशियली लेकर आना होता है, इसको आप तकरीबन रोक नहीं सकते और उसको मनी चेंजर हो या ना हो वो काम होता रहेगा। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें मनी चेंजर नहीं होते थे, पाकिस्तान में भी एक ज़माने में नहीं होते थे, लेकिन हवाला हुंडी का काम तो हमेशा से चलता है। ओके, चलें ठीक है। अच्छा सर, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी नया नहीं है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला के तर्जुमान की वजाहत भी सामने आई कि वज़ीर दाखिला ने ये नहीं कहा कि इतने पैसे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब रही बात कि पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप ही लोगों के नंबर्स हैं कि तकरीबन 100 अरब रुपए पिछले 3 सालों में पाकिस्तान से बाहर गए हैं, मतलब बिजनेस कम्युनिटी से वो मुखातिब थे। अब मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी नया नहीं है, इसलिए हम सभी जानते हैं कि इसमें हुकूमती इदारों के लोग और मुबैना तौर पर FIA के लोगों का भी किरदार हो सकता है। मतलब एक पूरा नेटवर्क है ना, अदरवाइज इतना पैसा मुल्क से कैसे बाहर जाएगा। सो क्या होना चाहिए? FIA में कोई तब्दीलियां आनी चाहिए और कुछ सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो सके। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है और हम बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं और मेरे ख्याल से हम समझते भी नहीं है कि किस किस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिश्तेदार, कोई साहब अपने किसी दोस्त को जो अगर दुबई शॉपिंग करने जाता है या दुबई घूमने जाता है, $200 दे देते हैं और उसको कहते हैं कि यार तुम कराची जाके मेरी माँ को उसके सामने 60,000 रुपये या 58,000 रुपये दे देना, तो क्या उसको भी हम मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे? उसको हवाला तो गिन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अमले के लोग, FIA वगैरह के लोग जो हों वो मिले हुए हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना भी मिले हुए हों और उसके बगैर भी हो सकता है। और साथ साथ देखें, जो ज़्यादातर पैसा जो बिजनेसमैन यहाँ से लेके जाते हैं वो तकरीबन ऑफिशियल पैसा होता है जो बाहर भी डिक्लेयर होता है और पाकिस्तान में भी डिक्लेयर होता है। जो सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का पैसा होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो इलीगल पैसा होता है पाकिस्तान में भी और बाहर। तो जो असल चीज़ देखने की है वो ब्यूरोक्रेसी एंड सियासतदानों को देखने का है, नॉट सो मच बिजनेसमैन। पॉइंट। मिफ्ता साहब ये भी बताएं कि वज़ीर दाखिला जो कह रहे हैं और आप खुद हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, हम हमेशा आपसे ये सवाल भी करते हैं और समझना चाहते हैं कि अब तक ये काम क्यों नहीं हो सका? हुकूमतें क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? क्या वजह है कि हम दुनिया से इस मामले में बहुत पीछे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अब 29.7% गुर्बत है कि जिसके अंदर लोगों को 8,500 रुपये महाना भी दरकार नहीं है या मुहैया नहीं है, 8,500 रुपये। इस टाइप की मईशत में जहाँ पे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है जिसमें रेडी वाले आते हैं, जिसमें ढाबे वाले आते हैं, वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देती है, उनको रिस्क देती है। हुकूमत को उसको अगर डॉक्यूमेंट करना है तो करे, लेकिन हुकूमत की जो कोशिश होती है ना, साथ के एक दिन डॉक्यूमेंट करे और उसके आधे घंटे बाद उस पर टैक्स लगा दे, इसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। इसीलिए हमने टैक्सी वालों को भगवा दिया मुल्क से, ऊबर वालों को और करीम वालों को और वगैरह वगैरह। तो हुकूमत को पहले ये सोचना चाहिए कि इनका मकसद क्या है, टैक्स लेना मकसद है या डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है मकसद है। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के हक में हूँ ज़रूर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहीं पर भी इनफॉर्मल इकोनॉमी को ख़त्म करने के उसमें नहीं होता हूँ। कभी भी आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को रोका जाए, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़्यादातर अक्सरियत आबादी जो है उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी ही रोज़ी देती है और उसको बिल्कुल हमको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो टैक्स लगाते हैं हुकूमत के लोग, ब्यूरोक्रेसी, जो डॉक्यूमेंटेशन के बहाने जो टैक्स की बात होती है वो करना छोड़ देना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टैक्स शुदा मुल्क है। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखराजात कम करे, और जो पाकिस्तान में टैक्स रेट्स हैं जो कि दुनिया भर
कि हमारे हम पल्ला ममालिक में और खत्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है, उस टैक्स रेट्स को कम करें। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर डॉलर ना जाए या डॉलर बाहर से पाकिस्तान वापस आ जाए, तो आप अपने मुल्क की चीज़ों को ठीक करें, आप अपने मुल्क के टैक्स निज़ाम को बेहतर करें, बिजली और गैस सस्ती दें, इसको मुस्तकिल तौर पे दें, तब जाके लोग यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे, वरना ये धौंस धमकियों से सरमायाकारी नहीं आती। You are right, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देखें, यहाँ हम एक जंगबंदी की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की जय जय हो रही है पूरी दुनिया में, बट वाकई मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलेट मतलब इन अ सेंस, ऑल्दो दे आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, बट दे कैन बी ब्रिज्ड, क्योंकि जय जय तो पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं उनके हालात में खास नहीं है। So, इसको यहाँ से बिल्डअप कैसे करना है, स्ट्रेंथन कैसे करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी एंड इट शुड बी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी जो है ये दहाइयों बाद आई है हमारे पास, जहाँ पाकिस्तान का एक स्टेटस जो है वो उभरा हुआ है। पाकिस्तान को लोग और दुनिया डिस नहीं कर रही कि ये तो बोलते, दे हैव सीन व्हाट वी कैन डू। तो जहाँ इतनी ज़्यादा इज्जत है उसमें यू आर वेरी राइट कि हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। और वो पुराना हमारा वज़ीर आज़म का ही एक नारा है कि हमें एड नहीं ट्रेड करनी है। सो हमें ट्रेड करनी है, और हमें कैसे करनी है उसके लिए मुल्क के अंदर, मतलब हम यहाँ बैठ के कहते रहेंगे हमें मुल्क के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है for business community. But now the world is ready to listen to us, so maybe we should pitch and we should plead our cases and get good trades going on as well. And the ease of doing business in actual term, जिसमें बात बहुत होती है लेकिन है मुश्किल काम। अच्छा, सिंध और पंजाब में एमपॉक्स केसेस की हम बात करेंगे। तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। परेशान कुन बात यह है कि एमपॉक्स से मुतासर मरीजों की अमवात भी हो रही हैं, टेंशन सी हो रही है। हाँ, सिंध में अब तक आपको बता दें एमपॉक्स से 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कल खैरपुर के अलावा कराची में भी एमपॉक्स का एक केस सामने आया। सक्खर से 3 और कराची से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला खैरपुर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, जहां 18 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। और कमिश्नर सक्खर डिवीज़न ने खैरपुर में एमपॉक्स से 8 बच्चों की अमवात की तस्दीक की है, जो इंतहाई अलार्मिंग है। और आपको ये भी बता दें कि रवां साल सिंध में मजमूई तौर पर 122 मुश्तबा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब का भी हाल आपको बता देते हैं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने इतराफ़ किया है कि सूबे में और ख़ास तौर पर लाहौर में एमपॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम कर भी रही है। अब सुने एग्जैक्टली उनका क्या कहना था। अच्छा, इसी पे बात करते हैं कि किस तरह इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जमान चौकियों हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, बताइएगा कराची में कौन कौन से अजला ज़्यादा अफेक्टेड हैं और बच्चों की अमवात भी हो रही हैं? क्या बड़े जो बालिग अफराद हैं उनकी अमवात के केसेस भी सामने आए हैं एमपॉक्स की वजह से? जी बिल्कुल, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो जो लास्ट केस हमारे पास आया है उसका ताल्लुक ज़िला मलीर से था। उससे पहले जो केस हमारे पास आया था उसका ताल्लुक बफर जोन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से था, और वो जो लास्ट पेशेंट थे उनकी एज अराउंड 43 थी। उससे पहले वाले जो थे उनकी एज अराउंड जो है वो 20 थी। बताया जा रहा है कि जो केसेस आए थे अभी इस वो ज़्यादातर जो 3 केसेस हैं, 4 में से जो 3 केसेस हैं वो सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ में उनका इलाज हो रहा है, वहाँ पर क्वारंटीन उनको किया गया है। मगर अभी जो है वो जो लास्ट जो केस आया था 43 ईयर्स ओल्ड का मलीर से, सिर्फ वही हैं, बाकी जो थे वो घर चले गए। एमए से थोड़ी देर कबल मेरी बात हुई उनसे, उनका ये कहना था कि जो क्वारंटीन का पीरियड होता है वो ज़रूरी है, और जो पहले वाले पेशेंट्स थे वो क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बगैर ही वहाँ से चले गए। उनका कहना था कि हम खुद अपने आप को आइसोलेट कर देंगे। इस बीमारी में ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है वो आइसोलेट करे, क्योंकि बीमारी जो है फैलती है। तशवीशनाक बात यह है इस साल जो केसेस सामने आए हैं वो लोकली हैं, मतलब है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो यहीं पर फैले हैं। तो जो ख़तरा है वो यही है कि अगर जिससे इनको लगा है तो वो भी अफेक्टेड है और उन्होंने बाकियों को भी अफेक्ट किया होगा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लेकिन एक बात आपसे समझने की कोशिश इसी हवाले से जी, जब जो आप बता रहे हैं ना, जो जिन्होंने क्वारंटीन पूरा नहीं किया था और जो ऑब्वियसली पास्ट अवे बिकॉज ऑफ इट, तो उनको तो फैलाने का खतरा था ना, उनको क्वारंटीन में होने की क्या जरूरत थी? इन द सेंस ऑफ कोर्स लोगों को तो लग सकता है उनसे, लेकिन इस वजह से अपने जान गंवा देना वो कैसे होता है? मतलब अगर वो उनको क्वारंटीन में वो ना भी रहें, जिसको भी हुआ है वो अपने लिए तो क्वारंटीन में नहीं रहेगा, दूसरों को बचाने के लिए रहेगा ना। बिल्कुल, वो क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा घर पे जाता है तो सबसे पहले जो ख़तरा होता है उसके घर वालों को ही होता है। तो घर वालों के अलावा जिनके साथ उनका कांटेक्ट होता है उन सबको ख़तरा होता है। और इस तरह की केसेस जब आते हैं, जिस तरह कोविड में भी हमने देखा, तो वो
स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो किन किन के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ, उन सबको टेस्ट किया जाना चाहिए कि उनमें अभी हमने देखे कि जो कई अस्पताल हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की हुई है अपने अमले के लिए कि कोई भी अगर जल्दी अमराज के हवाले से कोई आता है जिनके जिल पर कोई निशानात हैं तो उनको एमपॉक्स की तरह ट्रीट किया जाए और उन पहले प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँ, देखा जाए कि उसमें एमपॉक्स है कि नहीं है, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट की जाए। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने लेवल पर भी प्रिकॉशंस ले रही हैं। जो पेशेंट्स हैं उनको माहिरीन का ये कहना है कि अपने लिए तो उनको करना चाहिए, मगर जो उनके अजीज़ व क़ारिब हैं उनकी जान भी ख़तरे में है, इस वजह से उनको क्वारंटीन हॉस्पिटल में अगर वो किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो घर पे करना चाहते हैं तो भी जिम्मेदारी तो उनकी है, मगर बहरहाल अगर केसेस बढ़ेंगे तो हुकूमत अच्छा, ये बताइए कि इसका इलाज क्या है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो ये अस्पताल फॉलो कर रहे हैं? बस क्वारंटीन ही है, मतलब क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका इलाज कैसे किया जा रहा है? एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्या होता है इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, और ये क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है वो एक वक्त के बाद वो चला जाता है। अगर वो आप क्योंकि इसकी फर्टिलिटी रेट वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, पर क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होते हैं वो अपने एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वो तो ख्याल ये करना होता है जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइम पीरियड में उनको कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह से कोविड में होता था कि खांसी अगर हो रही है तो उसका इलाज किया जाए, अगर नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, अगर पेट ख़राब हो रहा है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, दीगर मसाइल ना हो, वो वर्स ना हो सिचुएशन। तो इस हवाले से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल्स में जारी है। जो लास्ट पेशेंट है ऐसा सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ में वो उनका इलाज हो रहा है, और डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की कोई इतने ज़्यादा भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि पैनिक की सिचुएशन हो। फिलहाल जो केसेस हैं वो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो एहतियात कर रहे हैं, तमाम तर हॉस्पिटल्स में जो है वो आइसोलेशन के वार्ड्स भी बना दिए गए हैं, मगर दीगर हॉस्पिटल्स में इतने अभी केसेस नहीं है। जिना की बात करें, सिविल की बात करें तो सिविल के एमए से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि केसेस तो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, मगर हमने हुकूमत की हिदायत पर आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह बना दिए हैं ताकि जो भी पेशेंट्स आएँ तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, और हम यही कहेंगे क्वारंटीन पीरियड भी पूरा करें, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्लाह ना करे अगर किसी को हो ही है तो दूसरों को ना लगे, नॉट ओनली आपके घर वाले, किसी को भी। और कोई भी माइनर भी आपको सिम्टम वगैरह महसूस हो तो प्लीज़ करीबी डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं, मतलब अस्पताल जाके ज़रूर चेक कराएं, बिकॉज जितनी जल्दी, इसमें ये नहीं है कि आप इर्द गिर्द तो लोगों को बचा ही रहे होंगे, जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा आप भी उतनी जल्दी ठीक होंगे। सो इसलिए भी ज़रूरी है। इससे पहले ज़रा हम मंकी पॉक्स केसेस की बात कर रहे थे ना, ज़रा तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। जिन जिन लोगों ने हमारी बात सुनी है वो हमें सोशल मीडिया पर मैसेज भी कर रहे हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज़रा गर्मी, और गर्मी आ गई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि गर्मी आ गई है और पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कल छूने ही वाला था। लाहौर में कैसा मौसम चल रहा है? लाहौर में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग भी उरूज पर है और गर्मी भी बढ़ रही है। उम्मे फरवा हमें बता रही हैं अब लाहौर में बहार है, गर्मी है, ये उम्मे फरवा से जान लेते हैं। साइड बाय साइड चल रहा है। उम्मे फरवा सुन तो लिया होगा आपने, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं बताएं। जी, लाहौर इन दिनों फिर गर्मी की लपेट में है, क्योंकि चंद रोज पहले तो बारिशें होती रही, जिसकी वजह से दर्जा हरारत काफी हद तक कम हो गया और मौसम भी अच्छा और खुशगवार रहा। 4 रोज से मुसलसल लाहौर में तेज धूप निकल रही है और जिसके साथ साथ दर्जा हरारत यकदम 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा, लेकिन आज रात और शाम के औकात में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिसके बाद से हल्की बारिश मतवक्को की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी है मुमकिन है कि तेज आंधी चले और चंद एक मकामात के ऊपर ज़ालाबारी भी हो सकती है, जिसके बाद से न सिर्फ लाहौर में बल्कि और इस्लाह के अंदर भी गर्मी का जो जोर है उसमें कमी देखने में आएगी। इसके अलावा दर्जा हरारत भी जो कि 39 या 40 तक पहुंचा है, वो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम होकर 34 तक जा सकता है। इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि ये एक स्पेल है जो कि 18 तक रहेगा और जो 16 को रात को दाखिल हो रहा है, उसके बाद दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, गर्मी की शिद्दत का एहसास भी बढ़ेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत है वो 40 से ऊपर चला जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान चूँकि हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है, जिसके बाद से दर्जा हरारत जो है वो कम हो सकता है। लाहौर में इस वक्त अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और चूँकि तेज़ धूप है, सूरज भी निकला हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप चंद सेकंड अगर पंखे के बगैर खड़े होते हैं तो इतना पसीना आता है कि पता चलता है कि गर्मी शुरू हो चुकी है। जी
थैंक यू। बाहर भी आई हुई फूल हमने देख लिए और तेज धूप भी नजर आ रही थी। थैंक यू फॉर पहुंच रहा है तो जाहिर है गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। गर्मी इज एक्सेप्टेबल, बट पड़ती है गर्मी हमारे यहाँ, लेकिन जो लोड शेडिंग वाला सिलसिला उसको मजीद 50% ऊपर कर देता है ना, वो दैट्स बैड। डिजिटल सिक्योरिटी की बात करेंगे। हेल्पलाइन, डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन ने 2025 की रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि 3012 अफराद ने डिजिटल हरासानी और बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई हैं वाया हेल्पलाइन, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं और बास की उम्र महज 6 साल है। What are they doing online? 6 साल के बच्चे, ये भी तो एक सवाल है ना। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें ये केसेस पिछले साल के मुकाबले में 28% ज़्यादा हैं और डिजिटल तशद्दुद के लिए AI का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि गलत मालूमात और नामुनासिब तस्वीर और कई और तरीके भी इस्तेमाल किए गए। डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट कराए जा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें ज्वाइन किया निगत दार, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे शो पे आती रहती है। निगत, वी आर गोइंग टू आस्क यू टू मेक सेंस ऑफ दिस। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन जो है उसकी डिजिटल हरासानी का शिकार होने वाले कम उम्र बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है अकॉर्डिंग टू यू, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अब क्या आपकी रिसर्च में क्या सामने आया है, क्यों? देखिए 2025 में जो एक बड़ी तशवीशनाक बात हमारे सामने आई है कि जो मजमूई तौर पे जो हमें केसेस आए हैं वो 3012 केसेस हैं और उसमें से 159 केसेस जो हैं वो 18 साल से कम उम्र बच्चों के हैं, और ये वाली जो तादाद है पिछले साल से 28% ज़्यादा है। और इसमें जो मुझे बड़ी खौफनाक बात लगी है वो ये है कि सिर्फ हम टीनेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 6 से 9 साल के उम्र के बच्चों की भी बात कर रहे हैं। इस तरह के 5 केसेस हमारे पास आए हैं जिनकी तस्वीर को लेकर के फैलाया गया, इंटीमेट इमेजेस बना के और उनके घर वालों को धमकाया गया। लेकिन इसके साथ साथ और भी वाक़यात सामने आए हैं कि किस तरीके से बच्चों की ग्रूमिंग की जाती है ऑनलाइन, किस तरीके से पाकिस्तान में नेटवर्क्स ऐसे मौजूद हैं जो कि चोरी छुपे ये काम करते हैं और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो एक हम लोगों को ये एक बात ज़रूर मुस्बत है कि ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास, तो हमें ये इस ट्रेंड का अंदाज़ा हुआ है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो सिर्फ चंद केसेस हैं, इसके अलावा कितने ही ऐसे केसेस होंगे जो कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं हो सके होंगे या किसी और इदारे के पास, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है या बच्चे डर के मारे किसी से बात ही नहीं करते। अच्छा ये बताइए साहिबा, बड़ी अलार्मिंग बातें आपने हमसे शेयर की हैं। हमारे पास बहुत से हुकूमती इदारे दावा करते हैं कि वो डिजिटल हरासानी, किसी के साथ होने वाली ज़्यादती ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे। फिर क्या वजह है कि ये इदारे बच्चों की हरासमेंट, डिजिटल हरासमेंट नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? मतलब व्हाट शुड बी रियली द मैकेनिज्म फॉर इट? मैं दिमाग ना मेरा सुन हो गया ये सोच के कि 6 साल का बच्चा इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस। जी निगत बताइए। देखिए दावे करना बहुत आसान होता है लेकिन उस पर अमल दरामद करना मुश्किल है। ये हम इतने सालों से यही बात कर रहे हैं, जब भी हमारी रिपोर्ट रिलीज़ होती है हर साल हम यही कहते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या गैप्स हैं पॉलिसी में, क्या हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको क्या करना चाहिए, और ये रिकमेंडेशंस हम बार बार देते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें नहीं लगता कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है या एडवांस हुई है वैसे हमारे इदारों की कैपेसिटी हुई है। इसके अलावा आप देखिए हमारे पास जो केसेस आए हैं उनमें से 51% जो केसेस हैं वो ऐसे शहरों से आए हैं जहां पे NCCI का कोई दफ्तर मौजूद नहीं है। तो हमारी क्या ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जो आप कहते हैं कि इन पर्सन लोग आए और तब उनकी दरख्वास्त पे अमल दरामद होगा, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो दूसरे गाँव देहातों से या कस्बों से या शहरों से उठ के आए बड़े शहरों में और फिर आके जो है वो ये दरख्वास्त जो है वो जमा कराएं। तो ये बड़ी एक इम्प्रैक्टिकल सी एक बात है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे अमल दरामद हमें करना चाहिए था बहुत साल पहले। लेकिन ऑफ कोर्स ना तो बच्चों की जो इस वक्त शिकायत सामने आ रही हैं उन पे कोई अमल दरामद अब होना है, और ना ही हम पीछे भी सारे इसी तरह केसेस आए हैं ख़वातीन के, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा है इस साल भी। लेकिन जब तक बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि बच्चों के केसेस को प्रॉपर तरीके से डील किया जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुझे हमेशा लगता है देहात वगैरह कहीं की भी आप बात कर लें, अगर एक क्लोज निट फैमिली यूनिट हो ना जहाँ
हर चीज़ ओपनली बात होती हो माँ बाप के साथ बच्चों की, और माँ बाप भी इन्वेस्टेड हों बच्चों की ज़िंदगियों में और बहुत बिजी ना हों, तो वहाँ कम चांसेस होते हैं समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। मतलब इतना ट्रस्ट कायम किया जाए कि बच्चे भी बता दें इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, और माँ बाप का भी इतना नज़र हो और इतनी नॉलेज और नो हाउ हो। ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा घंटों मोबाइल पर बैठा हुआ है और उसकी कोई वीडियो नहीं आपको सुनाई दे रही, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है कि बच्चा उस मोबाइल पे कर क्या रहा है और वो हरास हो रहा है ऑनलाइन? तो ये थोड़ा सा दोनों साइडों से Without judging anybody, we need to be, as parents, we need to be a little more cautious, careful. और फिर टाइम बाउंड करें गैजेट्स को, बहैसियत वालिदैन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे भी महफूज रहें। मतलब गैजेट बच्चे के हाथ में तब दें जब उसने कोई अच्छा काम किया हो, so he is allowed to use it for half an hour, 1 hour. I don't know how to manage that, लेकिन if you can देखनी होती हैं तो ना दिखाएं, टेलीफोन पे, टीवी पे दिखा दें, बेहतर ये होता है जिनके पास ये सहूलत मौजूद है। PSL 11 की बात करेंगे। आने वाले 4-5 मैचेस इंतहाई अहम नज़र आ रहे हैं। बड़ा वाज़े हो रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मतलब किसी को करीब नहीं आने दे रही है, लेकिन साथ साथ बाकी कौन सी 3 टीमें हैं जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। कल के मैच के बाद बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी तकरीबन प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और इसी तरह रिजवान की पिंडीज तकरीबन बाहर हो चुकी है। सैड तो अब तक जी 5 में से 1 मैच ही पिंडीज ने जीता है और आज जीत भी गए, तो पॉइंट्स टेबल पर 1 भी नहीं जीता। मेरा ने हाँ 1 भी नहीं जीता, मेरा ने 1 में ये निकल अगर मैंने 1 दे ही दिया था इनको, मैंने वो ले लिया वापस, जीत लिया है तो क्या लेने की जरूरत थी आपको? लेकिन आपके देने से मैच बनेगा नहीं ना, पॉइंट नहीं बनेगा। राशिद भाई से बात कर लेते हैं। राशिद भाई आज भी 2 अहम मैचेस खेले। हम हमेशा PSL, जाहिर है इस दफ़ा हमें पता है कि दुनिया में और बड़े मसले चल रहे हैं, फिर लोग अलाउड नहीं है स्टेडियम में, वो स्टीम नहीं है जैसी होती है हर साल। इसके बावजूद वन थिंग वी शुड रियली लुक आउट फॉर कि हमारे वो खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं थे उनकी फॉर्म वापस लग रही है, जो नए बच्चों की बात कर रहे थे उनकी बात की जा रही है। व्हाट आर योर टेकअवेज सो फार फ्रॉम द टूर्नामेंट? देखिए, जब स्टार्टिंग तक के 2 नई टीम्स आई हैं प्लस मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप चेंज हुई है, तो लोग काफी देखना चाह रहे थे। काफी एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज गई है, 2 अरब से ज्यादा की फ्रेंचाइज गई है। हैदराबाद आती है, उसके अंदर पिंडीज आती है, मुल्तान सुल्तान। उसके बाद हमने 5 वेन्यूज अनाउंस किए कि यहाँ पे मैचेस होंगे, लेकिन जो हालात जैसे आपने कहा कि ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, और ये भी हुआ था कि PSL शायद इस दफा ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि इसको हम कर लेते हैं, लेकिन 2 वेन्यूज पे, कराची और लाहौर। उसके बाद हालात जैसे आपने जंग का बताया कि बिल्कुल उससे बहुत अब इम्पैक्ट हुआ है, इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो लोग टीवी देखते थे PSL वो न्यूज की तरफ चले गए, तो व्यूअरशिप आपकी डाउन हुई होगी उसके अंदर। तो 1 आध साल आपका चलता है, कभी हमारा कोविड के ऊपर चला गया। ये पूरे इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट में होता है। IPL में भी हो रहा होगा, बिग बैश में भी हुआ होगा, लेकिन इस दफा कंप्लीट करना मेरे ख्याल से जरूरी है। लॉस जरूर होगा, PCB इसको लॉस को लेगी, और इन्होंने शायद मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो तमाशाई नहीं आएंगे होम एंड अवे पे, उसका सारा बर्डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा। तो ये और बिल्कुल राशिद भाई, और लोग जो देख भी रहे हैं ना, वो अपनी अपनी टीमें जो हों तो उनका मैच देख लेते हैं, वरना PSL का कोई भी मैच इंसान नहीं छोड़ता, बिकॉज एनी टीम कैन टर्न अराउंड एंड बिकम योर फेवरेट एज वेल। तो इस वक्त पेशावर इज लीडिंग द वे, और पॉइंट टेबल पे अगर देखा जाए, और फिर कौन आता है जी, पेशावर के बाद है मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर कराची किंग्स। व्हाट हैपेंड टू, चले बाकी हैदराबाद और पिंडीज तो है, लाहौर को क्या हुआ? लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, पिंडीज की नहीं, पिंडी और हैदराबाद को अभी हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे, चले वो नई टीम है। लाहौर कलंदर मतलब मल्टीपल टाइम्स चैंपियंस एंड एक डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। लाहौर कलंदर्स का है कि उनकी जो कोर थी बैटिंग, वो पिंडीज ने ले ली। डेरिल मिचेल चले गए, वहाँ पे सैम बिलिंग चले गए, 2 मेन प्लेयर जो थे उनके वो वहाँ पे चले गए, जिसके ऊपर बेस करती थी लाहौर कलंदर्स। उनके टॉप ऑर्डर अच्छे हैं, तो बाहर बैठे हुए थे 2 मैचों में, और फिर उसके बाद सैम बिलिंग और डेरिल मिचेल के बाद सिकंदर रजा आते थे। तो सिकंदर रजा की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो लास्ट 2, 3, 4 इयर्स में आपने देखी होगी, तो ये थोड़ा सा चेंज आया है। जहाँ तक जल्मी की बात कर रहे हैं, वही टीम है जल्मी, और आप कह सकते हैं मुल्तान सुल्तान को कुछ कि इनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की अपने प्लेयर्स की,
शुरू में जो ऑप्शन होता है उसमें बिड नहीं की जलमीम ने, एंड पे चले गए जब प्लेयर की हाफ प्राइस हो जाती है उसके बाद उन्होंने बिड की, जिसकी वजह से लोकल प्लेयर्स उन्होंने महंगे लिए। तो जब आप 12-13 प्लेयर्स के ऊपर, जैसे मैं पिंडी की बात करता हूँ कि हम लोगों ने फोकस हुआ डेरेन मिचेल पे, बिलिंग्स पे, आमिर पे, नसीम पे, तो बहुत ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। अगर 42 करोड़ में से लेना है तो आपको 22-23 करोड़ तो 4-5 प्लेयर पे चला गया। तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं 15 प्लेयर्स के लिए वो अमाउंट शायद कम पड़ जाती है। इसमें मैं जो देखता हूँ वो दलमी ने बहुत क्लेवरली खेला है कि नाहिद राणा चले गए, लेकिन इनके पास मोहम्मद बासित फास्ट बॉलर मौजूद थे, इनके पास अली रजा फास्ट बॉलर मौजूद थे। अगर अली रजा नहीं खेलते तो इनके पास दूसरे फास्ट बॉलर मौजूद है जो कि खुर्रम शहजाद भी मौजूद है। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ जिस टीम की मजबूत होगी वो इसको अच्छा लेके चलेगा। तो दलमी अब तक 6 मैच जीत चुकी है, एक वॉश आउट हुआ है, कोई मैच भी नहीं आ रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और कल बाबर ने फिर सेंचुरी की है। सो बाबर का जाहिर है आपको पता ही है, ज़ेरे गर्दिश रहा है, ज़ेरे बहस रहा है, ज़ेरे अताब भी कह लीजिए, क्योंकि बाबर से लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं, तवक्कुआत भी बहुत रखते हैं। बाबर की वैसे भी, प्लीज़ करेक्ट मी राशिद भाई इफ आई एम रॉन्ग, के बाबर की सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ इंटरनेशनली तो वैसे चौथे प्लेयर 400 सेंचुरियाँ हो गई इनकी, शायद उनकी वार्नर की है, विराट कोहली की होंगी, गेल की होंगी, तो वो उसमें ये आ चुके हैं। इनके देखिए इनकी टीम जिस तरह से खेल रही है, 155 चेज कर रहे हैं, 160, ये नॉर्मल है बाबर के लिए। लेकिन यही चेज करते हुए लास्ट 2 ईयर्स में या लास्ट PSL में प्रॉब्लम हुई है इनको बैटिंग में। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खेलना चाहते थे पावर प्ले में, लेकिन ये बैक टू नॉर्मल हुए जैसे पहले खेला करते थे कि टाइम करते थे पावर प्ले में और उसमें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने शायद अपने गेम को चेंज किया है कि स्टे कर रहे हैं, और सपोर्ट जो मिल रही है इनके मैंडी से मिल रही है, श्रीलंकन प्रोफेशनल है जो इनके साथ खेल रहे हैं, दोनों सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं। लेकिन बाबर का वापस अपने पुराने वाले स्टाइल से खेलना, ये स्टाइल में आना, ये पाकिस्तान के लिए सर्टेनली अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। That is the good outtake from this whole thing as well. राशिद भाई, thank you. So इजाजत लेते हैं, कल मिलते हैं 9 बजे इंशाल्लाह। Yes, we'll see you tomorrow. Have a great day. Bye.